हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय बजट 2025-26 के बारे में। भारतीय बजट 2025-26 को जानने से पहले इसके कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि सबसे प्रथम बजट कब पेश किया गया। तो 1860 ईस्वी में पेश किया गया था जेम्स विल्सन द्वारा 1860 ईस्वी में पेश किया गया था। आगे देख लेते हैं। अगर स्वतंत्र भारत की में प्रथम बजट की बात करें तो सनमुखम शेट्टी द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। अगर गणतंत्र भारत की बात करें तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मेथाई द्वारा पारित किया गया था। और सर्वाधिक बार बजट की बात करें तो सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई द्वारा पारित किया गया। कुल मिलाकर उन्होंने 10 बार बजट पेश किए थे। आगे बात कर लेते हैं। भारत में पहली बार बजट महिला द्वारा बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा पारित की गई थी। वही बजट के इतिहास में अंतरिम पूर्वकालिक और सर्वाधिक बार बजट की बात करें तो वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पारित किया। वही निर्मला सीतारमण का सबसे लंबा बजट भाषण 2020 का रहा। उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट का लंबा भाषण दिए। आगे बात कर लेते हैं कि बजट 2025-26 कब प्रस्तुत किया गया। तो निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2025 को भारत के वित्त मंत्री के रूप में 2025-26 के लिए 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने बजट पर प्रस्तुत करने से पहले संसद भवन में क्रीम कलर की साड़ी पहन के आए थे, जो इन्हें दुलारी देवी द्वारा भेंट स्वरूप दी गई थी। दुलारी देवी की बात करें तो वो मिथिलांचल क्षेत्र के मधुबनी के जाने जाते हैं, जो इन्हें भेंट स्वरूप मिथिला पेंटिंग वाला साड़ी दिए थे और इन्होंने वह साड़ी पहनकर आए और बजट को प्रस्तुत किए। आगे देख लेते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किए वह उनकी लगातार 8वां बजट था। उन्होंने बजट में बहुत बातों को समाहित किया, जिसमें है विकसित भारत की आकांक्षा। उन्होंने बजट में विकसित भारत की आकांक्षा के बारे में भी बताया है। अगर विकसित भारत की आकांक्षा की बात करें तो उन्होंने इसमें 5 बिंदुओं को समाहित किए हैं। बारी बारी से हम समझ लेते हैं कि वो 5 बिंदु कौन से हैं। पहला बिंदु है विकास में तेजी लाना। दूसरा बिंदु है समावेशी विकास सुनिश्चित करना, यानी कि सबका विकास। तीसरे की बात करें तो तीसरा है भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना। और चौथा है निजी क्षेत्र में निवेशों में नहीं जाना, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट करना। और 5वां जो आकांक्षा है वो है परिवारों के मनोभाव में उल्लास भरना। अगर परिवारों के मनों में उल्लास खुशी रहेगी तो वो खर्च करेगी, जिससे हमारा देश ग्रोथ करेगा। यही 5 आकांक्षाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे बात कर लेते हैं कि विकसित भारत में शामिल वो 6 बिंदु कौन सा है, जिसके बारे में निर्मला सीतारमण जी ने बजट में बताए हैं। वो 6 बिंदु गरीबी से मुक्ति है, यानी कि हमारे देश को 2047 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि इसे विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करें। वह तभी हो सकता है जब यहाँ से गरीबी को दूर किया जाए। आगे देख लेते हैं 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक सभी सरकारी स्कूलों में अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा देना।
यह इनका लक्ष्य है। आगे बात कर लेते हैं बेहतरीन, सस्ती, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, यानी कि हर लोगों को बेहतरीन यानी कि अच्छी, सस्ती यानी कि कम रेट पर, और सर्वसुलभ सबके तक पहुँच यानी कि PHC प्राथमिक हेल्थ सेंटर तक सबकी आसानी से पहुँच हो और सबके सर्वसुलभ दवा मिल जाए, इसकी बात कही गई है। इसमें आगे जो बात कही गई वो है 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, यानी कि जो भी व्यक्ति कोई काम करते हैं वह 100% कुशल हो, यानी कि कोई भी स्किल सीखते हैं तो वो उसमें अपना 100% दे, तभी जाकर वो अच्छे से सीख पाएंगे। आधा अधूरा अगर सीखते हैं तो वो आगे जाके खतरा साबित हो सकता है और वह बेरोजगार भी साबित हो सकता है वो व्यक्ति। तो हमारा देश ऐसे में ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें अपना 100% दे, तभी वह कारगर साबित होगा और सार्थक साबित होगा, तभी हमारा देश ग्रोथ करेगा। तो इसकी बात कही गई है। आगे देख लेते हैं, इसमें और बात कही गई है आर्थिक गतिविधियों में 70% महिला, यानी कि अब हर क्षेत्र में महिला कंधे से कंधे मिला के पुरुष के चल रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आर्थिक क्षेत्र में भी इन्हें 70% हकदार बनाया गया है, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में इनको 70% सीट की व्यवस्था की गई है। आगे देख लेते हैं, हमारे देश में फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने की बात कही गई है। वह तभी हो सकता है जब हमारे देश के किसान को अच्छी बीज मिल सके, और बीज मिलेगी तभी अच्छा फसल होगा, और फसल होगा तभी हमारा देश ग्रोथ करेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे विकसित भारत में शामिल 6 बिंदु के। आगे बात कर लेते हैं, बजट 2025-26 के उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। बजट 2025-26 का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, नियामक सुधार सहित वित्तीय क्षेत्र के 6 डोमेनों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। इससे हमारी विकास प्रवणता और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जो हमारे देश को आगे लेके जाएगी। वह 6 क्षेत्र ये है: कराधान यानी कि टैक्सेशन, खनन यानी कि माइनिंग, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक सेक्टर, और चौथा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। 5वां की बात करें तो वह क्षेत्र है शहरी विकास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट। 6ठी की बात करें तो नियामक सुधार यानी कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। अगर बजट 2025-26 की विकास यात्रा के मुख्य बिंदु की बात करें तो उसमें निम्नलिखित बातों को समाहित किया गया है। पहले तो इसके 4 इंजन बताए गए हैं, जो कृषि है, MSME है, निवेश है और निर्यात है। अब बारी बारी से इस चारों को समझते हैं कि इसका अपना अर्थ है। और इस इंजन की बात करें तो यह 4 क्षेत्र है। ईंधन की बात करें तो सुधार है, मार्गदर्शन की बात करें तो समावेशिता है, यानी कि सबका विकास है, इसमें सबका विकास। अगर लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य है विकसित भारत 2047 तक बनाना। आइए देख लेते हैं इसके प्रथम इंजन के बारे में, जो कृषि है। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना केंद्र सरकार और राज्यों की भागीदारी से चलेगी। इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को इसमें समाहित किया गया है, ताकि ये 100 जिलों इसमें आगे अपना उत्पादकता, फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले जिलों को समाहित करके इसमें ग्रोथ करना। इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना बताई गई है।
आगे बात कर लेते हैं दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। ये क्या है? तो केंद्र सरकार तूर, उड़द और मसूर ये 3 दालों पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करने की बात कही गई है। अगर दालों के बारे में बात करें तो हम उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है, उपभोग में भी प्रथम स्थान पर। इसको नज़र में रखते हुए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है कि हम जितने खाते हैं उतने उपजाते भी हैं। हम क्यों ना ऐसे काम करें जिससे हमको आगे ग्रोथ हो और हम दूसरों को भी दाल बेच सके। इसलिए 6 वर्षीय दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ की गई है ताकि हम दूसरों भी देश को दाल बेच सकें। आगे देख लेते हैं सब्जियों और फलों। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम क्या है? तो 2023 मोटे अनाज के लिए जाने जाते हैं, जिसमें रागी, ज्वार, बाजरा ये मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। अगर खान पान सेहतमंद पसंद के तौर पर सब्जियों और फूलों नहीं, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फल है। फलों और श्री अन्न मिलेट्स में उपभोग में खास बढ़ोतरी की बात कही गई है। वही बिहार में मखाना बोर्ड मखाना के उत्पादन, मूल्य संवर्धन, विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित की जाएगी। मखाना बोर्ड स्थापित की जाएगी इसकी बात कही गई है, लेकिन कहाँ पर की जाएगी इसकी बात अभी कोई नहीं की गई है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। ये क्या है? तो इसका उद्देश्य जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है 100 से ज़्यादा किस्मों की वाणिज्यिक उपलब्धता में सुधार, यानी कि 100 ऐसे बीजों को चिन्हित कर उसमें सुधार की जाएगी, जिससे हमारे किसानों को सहायता मिलेगी और हमारा फसल अच्छा होगा और बीज में सुधार आएगी। आगे बात कर लेते हैं कपास उत्पादकता मिशन। ये उत्पादकता मिशन क्या है? तो भारत के प्रारंभिक क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए गुणवत्तापूर्ण कपास समुचित आपूर्ति और किसानों के आय में सुधार निश्चित करने की बात कही गई है। आगे देख लेते हैं यह जो योजना है यह 5 वर्षीय है और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अधिक ऋण देने की बात कही गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए पहले यह ऋण 3 लाख तक सीमित थी, जो बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, जो किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। आगे देख लेते हैं यूरिया आपूर्ति और अधिक बढ़ाने के लिए नामरूप। ये नामरूप कहाँ है? ये असम में है। असम में के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले एक संयंत्र स्थापित की जाएगी, जिसमें यूरिया को संयंत्र स्थापित की जाएगी ताकि यूरिया बढ़ सके, जिससे किसानों को सहायता मिल सके फसल को उत्पादन करने में। ये यहाँ तक थी प्रथम इंजन की बात जो कृषि थी। अब देख लेते हैं हम दूसरे इंजन के बारे में। दूसरे इंजन की बात करें तो वो है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, यानी कि जिसे शॉर्ट में MSME कहते हैं, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। MSME के लिए वर्गीकरण मापदंड में संशोधन किया गया है इस बार। और इसकी बात करें तो MSME को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पूंजी सुविधा में उनकी सहायता बेहतर पहुंच करने के उद्देश्य से सभी MSME के लिए वर्गीकरण से समेत निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 से 2 गुना तक बढ़ाने की बात इसमें कही गई है। अगर सूक्ष्म लघु और मध्यम ये 3 उद्योग है, इसकी डिफिनीशन 2 तरीके से होती है। पहले तो निवेश के अनुसार, इन्वेस्ट के अनुसार, और दूसरे हैं टर्नओवर के अनुसार। और सूक्ष्म उद्योग यानी कि सूक्ष्म उद्योग की बात करें तो निवेश के अनुसार इसमें 2.5 करोड़ रुपया कर दी गई है और टर्नओवर के अनुसार 10 करोड़। ये सब संशोधित है दोस्तों। और लघु उद्योग की बात करें तो इसमें 25 करोड़ कर दी गई है और टर्नओवर के अनुसार 100 करोड़। मध्यम उद्योग की बात करें तो निवेश के अनुसार इसमें 125 करोड़ रुपये कर दी गई है और टर्नओवर के अनुसार 500 करोड़। चलिए आगे देख लेते हैं तीसरे इंजन के बारे में। तीसरे इंजन की बात करें तो तीसरे इंजन है निवेश। निवेश की बात करें तो इसके अंतर्गत अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। आप जान लेते हैं कि अटल टिंकरिंग है क्या। तो अटल टिंकरिंग देश के बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा
वैज्ञानिक के सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जो एक अच्छी कदम है। यह अटल टिंकरिंग नीति आयोग द्वारा लाया जाएगा। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग होने से पहले ये इनका नामकरण योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। 15 मार्च 1950 को की गई थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग को 2014 में इसको भंग कर दिया गया। योजना आयोग को 2014 में भंग करके उसी के स्थान पर 1 फरवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। चलिए आगे देख लेते हैं ये अटल टिंकरिंग में किस बात पर ध्यान रखा गया है, तो वो बात है STEM। अब STEM की बात करते तो S से होता है साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग, M से मैथ, यानी कि इस क्षेत्र में बच्चों को जिज्ञासा बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था की गई है, जो एक अच्छा कदम है। आगे देख लेते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ये क्या है। तो भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, इसकी बात कही गई है। यानी कि वैसा क्षेत्र जो सरकारी है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर, इस सब में ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि जैसे कि हम लोग अपने घरों में जियो एयर फाइबर यूज करते हैं, उसी तरह अब सरकारी स्कूलों और माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में यह व्यवस्था की जाएगी, ताकि हम लोग डिजिटल बन सके और हमारा देश ग्रोथ कर सके। आगे देख लेते हैं बिहार में 3 फील्ड एयरपोर्टों में सुविधा प्रदान की जाएगी। मिथिलांचल के पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने की किसानों को लाभ मिलेगा। तो ये बात की गई है। आगे देख लेते हैं इसके चौथे इंजन के बारे में। चौथे इंजन की बात करें तो वो है निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट। निर्यात संवर्धन मिशन वाणिज्यिक मंत्रालय और SME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाएगी, इसकी बात कही गई है। और इससे निर्यात ऋण तक आसान पहुंच और क्रॉस बोर्ड फैक्टरिंग सहायता की सुविधा प्रदान होगी और MSME को विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ समस्या का सामना करने में मदद मिलेगी, इसकी बात कही गई है। आगे देख लेते हैं राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, इसकी बात करें तो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण क्या है, यानी कि राजकोषीय घाटा के बारे में बताया गया है। 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.6% रहा, वही 2024-25 में 4.8 रहा और 2025-26 में 4.4 रहा। आगे देख लेते हैं कि 2025-26 बजट में क्या सस्ते होंगे, इसकी बात बताई गई है, जैसे कि LED, LCD, लेदर सामान, कपड़े, मोबाइल फ़ोन, बैटरी। ये बैटरी लिखा गया दोस्तों, ये लेकिन यहाँ पर बैटरी होगा। बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, और 36 ऐसे जीवन रक्षक दवाओं की बात कही गई है। आगे देख लेते हैं कैंसर की दवा, ये भी सस्ती होने वाली है दोस्तों। और पहले अगर आपके इनकम 7 लाख है तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता था, जब भी 8 लाख है, 9 लाख है, उस पर टैक्स देना पड़ता था, तो यह व्यवस्था हटा दी गई है। और वही अगर आप 12 लाख तक इनकम लेते हैं या कमाते हैं तो उस पर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप वहीं 13 लाख से अधिक कमाते हैं तो उस पर टैक्स अब लगेगी, इसकी व्यवस्था की गई है। आगे देख लेते हैं
कि 2025-26 में किस क्षेत्रों में कितने व्यय करने की बात कही गई है। तो रक्षा क्षेत्र की बात करें तो 4,91,732 करोड़ रुपए की खर्च की बात बताई गई है। ग्रामीण विकास में 2,66,817 करोड़ रुपए खर्च की बात बताई गई है। गृह मंत्रालय में 2,33,211 करोड़ रुपया खर्च की बात बताई गई है। कृषि क्षेत्र में 1,71,437 करोड़ रुपए के खर्च की बात बताई गई है। और शिक्षा क्षेत्र में 1,28,650 करोड़ रुपए के खर्च की बात बताई गई है। तो ये शॉर्ट बजट था दोस्तों, जो आपके वनडे एग्ज़ाम में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है इससे क्वेश्चन टकरा जाए। तो आप लोग इसे लास्ट तक ज़रूर देखें और इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, इससे जुड़ कर आप इसका PDF पा सकते हैं। धन्यवाद।